हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ये आपका रिवीजन बैच है जिसमें कि स्टैटिकल मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस हम लेक्चर नंबर 7 आपका करा चुके हैं जिसमें कि हमने एनसेम्बल के बारे में बताया था कि एक कलेक्शन ऑफ द सिस्टम, जहाँ पर जो सिस्टम का पूरा कलेक्शन होता है वहाँ जो माइक्रो स्टेट होती है वो आपकी वो डिफरेंट होनी चाहिए और जो मैक्रो स्टेट है वो कैसी आइडेंटिकल होती है। मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए थे उसके, जिसके थ्रू आपको ये पता चला था कि एनसेम्बल होता है ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कैनोनिकल एनसेम्बल की, ये कि इम्पोर्टेंट है आपका। तो कैनोनिकल एनसेम्बल भी आप जानते हो, कैनोनिकल एनसेम्बल भी आप जानते हो कि यहाँ पे जो एन है, बी है और टी है, ये कैसा है, ये कैसा है, फिक्स है। क्योंकि एन क्या है, लिख लो ये भी, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी क्या है आपका, वॉल्यूम है, और टी क्या है आपका, टेम्परेचर है। टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का आप क्या कर सकते हो, जो ई है इसको आप कहते हो एनर्जी, एनर्जी, और एनर्जी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ठीक है, एनर्जी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एनर्जी में। तो एनर्जी में चेंज होगा तो ये वाली कंडीशन कैसी कहलाएगी आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ऊष्मीय संतुलन की अवस्था। क्योंकि ऊष्मा में ही तो, एनर्जी में ही तो कर रहे हो आप, क्या चेंज कर रहे हो, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है इसमें, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये मान के चलो रिवीजन क्लास है तो मैं थोड़ा सा आपकी भूमिका बना रहा हूँ इससे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को क्या कर पाओ, सॉल्व करवाओ एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लिख लो। यदि सिस्टम की आपको प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो इसको पी से या पी आई से रिप्रेजेंट कर लो, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये याद रखना है। ठीक है, हमें ऑलवेज याद रहे आपको प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ से यदि P1 ये डिपेंडेंसी बताऊँ तो माइनस का बीटा इधर हो जाएगा आपका E1, P2 आप फाइंड आउट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E2। ओके, इसी तरीके से ये क्या है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और जब आपको कंप्लीट, यदि मैं P की बात करूं तो P आपका कैसा मिलेगा, कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप इसको जोड़ के चलोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, 1 के बराबर होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 ही तो होती है, बस इतना आप करो। तो यहाँ पे क्या बताई मैंने, सबसे पहले कैनोनिकल एनसेम्बल, जिसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है इसमें रहेगा चेंज, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। तो एनर्जी में जब चेंज होता है तो ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो एनर्जी ये क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था होगी। प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो कि पी आई प्रोपोर्शनलिटी किसके है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के। ठीक है, तो P1 की प्रोपोर्शनलिटी किसकी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1। P2 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2। बीटा में चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीटा के यहाँ पर क्या होता है, जो बीटा होता है वो होता है 1/kT। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीटा यहाँ पर क्या होता है, 1/kT होता है ऑलवेज। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, याद रहे। इसको मैं KB से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे सरफेस में आप KB भी लगा सकते हो। ठीक है, जो वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है 1.38 × 10⁻23 ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो ये कैनोनिकल एनसेम्बल हुआ आपका। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो आपकी मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है, जो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आई थी, क्या आई थी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बराबर किसके आ गई है, टोटल 1 के। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 1 है। यदि मैं समीशन यहाँ पर क्या करूँ, I और इसको PI ऐसा बोल लूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको क्या कह दूँ मैं, कैपिटल P, यही कह दूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि PI जो था वो प्रोपोर्शनल क्या था, वो प्रोपोर्शनल मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI था अपने पास। यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर बराबर क्या आ गया, A
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और इसको बोल दिया आपने ई आई। ठीक है, ये हो गया ना, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो जो ए आपको यहाँ पे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये यहाँ पे किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है ना। तो आप कर सकते हो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और ई आई, ये हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे समेशन लगाना पड़ेगा, और जो कि कैसे, आई तक, ये आप कंप्लीट कह सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे भी आप समेशन लगा लो इसको। ठीक है, जब ये थोड़ा सही सा लगेगा, क्योंकि आप कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पे ए बराबर पी आई, अब सही है। देखो तो यहाँ से समेशन पी आई कर रहे हो ना, तो समेशन आई पी आई बराबर ए आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई और बराबर 1, ये आप कर सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, तो यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ कि 1 में आप डिवाइड लगा दो किसका, समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई का, कर पाओगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको जो पी आई है ये कितना मिला, ये मिला, एक तो आपके पास 1 अपॉन कितना था, पी आई कितना था अपने पास, ये ए की वैल्यू कितनी है, समेशन आई, लिखो ए की वैल्यू है समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई डॉट, और यहाँ पर क्या था आपका एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ये ऑलरेडी है अपने पास। ठीक है, और ये ऑलरेडी था, आपको डिवाइड में ये लगा लिया ए की जगह ये। ठीक है, सही है ना। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी पी आई ये कितना मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई अपॉन ये समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई, इसको बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ हेयर लिख लो आप, हेयर जो बीटा है वो आपका है 1 अपॉन के टी है, बीटा आपका क्या है 1 अपॉन के टी है। और यहाँ से ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, देख लो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बताया था P1 प्लस P2 प्लस P3, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 के बराबर होगी। समेशन यदि आई में पी आई कर लेता हूँ तो ये सभी वैल्यू में समेशन में लिख सकता हूँ, था एडिटिव नेचर है ना, तो एडिटिव नेचर है तो ये समेशन योग के लिए ही तो आता है, तो योग हो रहा है, तो ये कर लो पी आई। ओपन करोगे तो इसको यही तो होगा ओपन, ये पी के बराबर है, और पी किसके बराबर है, ये पी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके, तो यहाँ से पी आई प्रोपोर्शनलिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, स्टार्टिंग में बताया था। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ पे ए लगा दो। ठीक है, और ये बन गया आई एक्सपोनेंशियल समेशन बीटा ई आई, ये आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लो। तो ए यदि आपको ज्ञात करना है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। लेकिन आप जानते हो ऑलरेडी कि पी आई बराबर कितना था, ए यही था ना, तो यहाँ पे आपने ये रख दिया मान किसका, ये आपने ए का मान रख दिया, ये आपका एक्सपोनेंशियल बीटा ई आई ऑलरेडी है वहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो। बीटा यहाँ पर क्या हो जाता है 1 अपॉन के टी हो जाता है, के आपका वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। अब आगे देखो आप, इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में तो आ रहा है ना, कैनोनिकल एंसेंबल। अब यहाँ आपको ये मिला था लास्ट में कि पी आई बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, डिवाइड में आपको मिला था समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये वाला जो मिला है आपको, इसको आप कहोगे किसके लिए, नॉन डीजनरेट के लिए। इसके लिए क्या है, नॉन डीजनरेट है ये। और यदि आप डीजनरेट के लिए आपसे पूछ ले डीजनरेट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी आई ये बराबर होगा एक्सपोनेंशियल, सॉरी यहाँ पे आपके आ जाएगा जी आई क्या होती है, डीजनरेसी होती है। तो जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, कुछ चेंज नहीं है, ओनली जी आई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन आई, ये आ जाएगा जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और ये ई आई। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके लिए फॉर डीजनरेट स्टेट के लिए, ये डीजनरेट स्टेट के लिए हो गया, नॉन डीजनरेट स्टेट के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बना ये दिखाई दे रहा है ये होता है जेड, इसको कहते हो आप पार्टीशियन फंक्शन, इसको बोलते हो जो नीचे बटे में है ना, ये अपॉन में डिनोमिनेटर में कि समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, इसको बोलते हो आप पार्टीशियन फंक्शन, समवितरण फलन, हिंदी में इसको बोलते हो समवितरण फलन। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी,
नॉन डीजनरेट जनरेट के लिए पता चल गया ना, जीआई को यदि आप ऐड कर दोगे उधर, मतलब जीआई का मल्टीपल होगा तो क्या कैसी कंडीशन हो जाएगी, डीजनरेट। डीजनरेसी के लिए ही तो जीआई लिखते हो, और नॉन डीजनरेट के लिए जीआई नहीं आएगा, ठीक है, कोई डीजनरेसी नहीं है। जीआई का मान कितना होता है, 1, ये आप जानते हो ना। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको मिलेगा पी आई बराबर जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा ई आई डिवाइड वाई समीशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा ई आई। ये किसके लिए है, फॉर डीजनरेट केस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये कैसा मिलेगा आपको, जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा, ये मिलेगा आपको ई आई डिवाइड में आपको मिलेगा G1 ये एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा E1 प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा E2, ऐसे ओपन कर सकते हो ना, G3 एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा E3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेयर जो Z है आपका, जो आपका यहाँ पे क्या है Z है, इसको बोलते हो आप समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा ई आई। ये किसके लिए, ये लिख लो पार्टीशन फंक्शन, ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन है, ये पार्टीशन यहाँ पे फंक्शन फॉर नॉन डीजनरेट केस, ये नॉन डीजनरेट केस के लिए हो गया पार्टीशन फंक्शन। और यदि आपके पास Z बराबर दे रखा है समीशन में आई, ठीक है, और ये दे रखा है जी आई, ये आपको दे रखा है जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस वीटा ई आई, इसको आप बोलते हो पार्टीशन फंक्शन, इसको बोलते हो आप पार्टीशन फंक्शन फॉर, ये किसके लिए हो गया, डीजनरेट केस के लिए हो गया। देखो यहाँ पे आपको जी आई मिल रहा है, जी आई बराबर 1 होता है तो वो होता है पार्टीशन फंक्शन फॉर नॉन डीजनरेट केस। तो 1 का मल्टीपल करूँगा तो ये सिंपल ही मिलेगा आपको। और यदि जी आई की वैल्यू 1 से कुछ अलग है तो जी आई की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 है एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हो आप पार्टीशन फंक्शन फॉर डीजनरेट केस। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी की डीजनरेसी हो रही है उसके लिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये पार्टीशन फंक्शन किसके लिए है, ऊपर वाला ये है आपका डीजनरेट केस के लिए। और नॉन डीजनरेट केस के लिए करोगे तो जी आई बराबर 1, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए किसके लिए, नॉन डीजनरेट केस के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पार्टीशन फंक्शन इसी को बोलते हैं आप, इसको बोलते हो पार्टीशन फंक्शन, या हिंदी में आप बोलते हो इसको समवितरण फलन, ठीक है। इसी के माध्यम से आप पूरी स्टैटिकल मैकेनिक्स की क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो स्टैटिकल मैकेनिक्स को। आपको ओनली क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, आपका स्टैटिकल मैकेनिक्स को डिफाइन कर देगा पूरी को, कंप्लीट उसको, ठीक है, पूरे सिस्टम को। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक आप ये भी याद रखो कि जैसे कि मैं बंडी बॉक्स की बात करूं, किसकी, 1D बॉक्स, ये मैं क्वांटम में पढ़ाऊंगा आपको बाद में, अभी आप देख लो, फिलहाल इतना देख लो कि बंडी बॉक्स ऐसा होता है आपके पास, ये आपके पास इनफाइनाइट रेंज है इसकी, ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल बंडी बॉक्स, ठीक है, इनफाइनाइट रेंज, ये देख लो। यहाँ पे देख लो x बराबर आपके पास है 0, ये आपके पास x बराबर है a, ठीक है, ये आपके x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ तक है a तक है, ठीक है। तो ये आपके बीच में ये आपका कितना मिल गया, ये आपके पास a, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप क्या, बंडी बॉक्स। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो आप ज्ञात करते हो तो यहाँ पे आपको मिलती है n² E0, ये मिलती है आपको एनर्जी n² E0, और जहाँ पे एनर्जी E0 ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि मान के चलो कि E0 और 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 E0, फिर 3 रखोगे तो 9 E0 मिलेगी आपको, फिर उसके बाद आप करोगे तो 16, 4 का वर्ग 16, 16 E0, ऐसा आपको मिलती जाएगी कि पहले आपको E0 मिली, फिर 4 E0, 9 E0, 16 E0 ऐसे मिलेगी। और यदि मैं फ्री पार्टिकल के लिए बात करूँ, फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है, B बराबर आपके पास जो होता है वो 0 होता है, जानते हो आप।
तो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी आपको वो कैसी मिलेगी, p² डिवाइड बाई 2m मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है आपकी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ओनली। तो यहाँ से p बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, p बराबर क्या होता है आपका mb, यही होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैसा लेवल होगा आपका, कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस में आपको ऐसे एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, ये आपके एनर्जी लेवल ऐसे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात करूँ तो आपको अलग अलग एनर्जी लेवल मिलेंगे डिस्क्रीट, जिनको आप बोलते हो डिस्क्रीट। इनको कैसे एनर्जी लेवल बोलते हो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलेंगे। यहाँ पर आपको E1 मिल गया, ये आपको E2 मिल गया, ये आपको E3 मिल गया, ये E4 मिल गया, ऐसे आपको। और यहाँ पर तो एनर्जी लेवल आपको कैसे मिलेंगे, कंटिन्यूस मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए आपको बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूँ इस पार्टीशन फंक्शन की आगे, तो पार्टीशन फंक्शन की आगे हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये हम करते हैं पार्टीशन फंक्शन के बारे में बात। पार्टीशन फंक्शन और किसके लिए, फॉर कंटिन्यूस, ये लिख लो आप, फॉर कंटिन्यूस एनर्जी लेवल। हम पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूस एनर्जी लेवल के लिए। तो यहाँ पर z बराबर आपको मिलेगा 1/, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है भाई, 1/h की पावर यहाँ पर है ये f, ठीक है, f इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h df/q और df/p, ये आपको याद रखना है, ये आपको ऑलवेज याद रहे ये आपके लिए। ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है, ठीक है, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन है आपका कि z बराबर पार्टीशन फंक्शन, जिसको आप संवितरण फलन कहते हो, 1/h की पावर f है, इंटीग्रेशन है आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h df/q और df/p। ठीक है, ये एयर लिख लो, एयर जो f है आपके पास, इस f को कहते हो f इज डायमेंशन, f इज डायमेंशन, एंड जो कैपिटल H है, H इज, ये आपके पास है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन है ऑफ द सिस्टम का, ऑफ द सिस्टम का। ठीक है, ये जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करते हैं, टोटल एनर्जी तो होती है हैमिल्टोनियन। जब क्वांटम मैकेनिकली हम बात करते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकल की बात करते हैं तो हैमिल्टोनियन आ जाता है, और क्लासिकली बात करते हैं तो डायरेक्टली एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। यदि हम इसी से हम क्या करें, इसी से हम यदि इंडिस्टिंग्विशेबल की, ठीक है, ये तो कंटिन्यूस हो गया ना आपके पास, कंटिन्यूस किसके लिए हुआ है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए होता है कंटिन्यूस। जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, ये जेड आप ऐसे ज्ञात करते हो, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस होता है। और यदि ये बात करूँ मैं किसकी, देखो इसके बाद में बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि मैं बात करता हूँ 1D के लिए, लिख लो 1D, 1D के लिए, 1D के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 यहाँ पर kx², यही तो होती है आपके पास। तो यहाँ से देखिए आप, ये मैं मान के चलूँ, ये आपके पास p, ये आपके पास x, और यहाँ पे जैसे कि आप ये कर रहे हो इसको, ये आपके पास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x, px, यही तो मिलेंगे। तो इनके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो आपको क्या मिलेगा, देखो डिस्टिंग्विशेबल, मार्कर दूसरा चेंज कर लेते हैं, ये आप देखो ये क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। अब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की मैं बात करूं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, यदि आपको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनमें आप डिफरेंस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इनको अरेंज करने का तरीका भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखिए तो वो लेक्चर्स देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। तो नेक्स्ट मैं इसके लिए बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो आपके पास है 1D,
1D के लिए जो जेड आपके पास डी आएगा, ठीक है, डी डायमेंशन के लिए यहाँ पर 1 क्या है, एच है, इंटीग्रेशन है आपके पास डबल एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, और क्या था आपके पास एच था, और यहाँ पर था डी पी डी क्यू, और क्या था आपके पास डी पी, यही तो था आपके पास डी क्यू डी पी। लेकिन आप इसको लिखोगे इस फॉर्म में लिखना है पी और एक्स की में, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके क्या लिखूंगा, एक बार तो लिखूंगा डी एक्स और एक बार लिखूंगा डी पी एक्स। यहाँ पर लिखूंगा डी एक्स और क्या लिखूंगा डी पी एक्स, क्योंकि ये क्या होता है, फेज स्पेस जब पढ़ाया था मैंने तो वहाँ पे आपको जैसे कि x मिलता है तो उसका पोजीशन भी तो मिलता है साथ में। फेज स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट्स तो पढ़े थे आपने, जैसे x y z तीनों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपने एक डी एक्स डी वाई डी जेड, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये तीनों भी करने हैं, साथ में 6 इंटीग्रेशन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह के से यदि मैं एक सिंगल x की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इसका पोजीशन भी मिल रहा है, उसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यह बात करिए हमने 1D की, ये आपके पास 1D हो गया। अब हम 2D की बात करें, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 2D की, उसके लिए यहाँ पर Z डिस्टिंगाइसेबल, ये D का मतलब क्या है, डिस्टिंगाइसेबल है, ठीक है, डिस्टिंगाइसेबल पार्टिकल के लिए कर रहे हो ZD, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 1/2D के लिए यहाँ पर D, ये ऐप कितना हो गया 2 हो गया h², और इंटीग्रेशन अब कितने मिलेंगे 2 के लिए, x और जैसे y कर रहे हो या x और z कर रहे हो तो कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे ना, डबल हो जाता है ना फेज स्पेस में। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 और 4 इंटीग्रेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा h मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा dx मिलेगा, ये मिलेगा dy मिलेगा, ये मिलेगा dpx, और ये मिलेगा आपको dpy, हो गया ये। और 3D के लिए भी बात करो, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 3D के लिए। 3D के लिए z पार्टीशन फंक्शन जिसको बोलते हो आप, d यहाँ पर क्या है डिस्टिंगाइसेबल के लिए है, तो 1/, यहाँ पर करोगे h3, क्योंकि h की पावर जो ऐप है, ऐप क्या है यहाँ पे डायमेंशन है। 3D के लिए बात करो तो h3 हो गया। इंटीग्रेशन कितने लगा दूँ बताओ, 6, 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रेशन, और एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा h, और यहाँ पर आ जाएगा dx dy, और क्या आ जाएगा dz, और dpx dpy, और ये आ गया आपके पास dpz, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया 3D के लिए, ये आप कर पाओगे। अब देखो एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, एक बात ये याद रख लेना, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। देखिए यहाँ पे यदि आप z, यदि आप पार्टीशन फंक्शन यदि इनडिस्टिंग्विशेबल, यदि आप z जो पार्टीशन फंक्शन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए ज्ञात करोगे तो वो क्या होगी आपकी, ये बराबर है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहीं पे लिखोगे बराबर में, ठीक है। तो बराबर ये मिलेगा आपको z डिस्टिंग्विशेबल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है तो आपको z इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे z यहाँ पे 1D के लिए इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए बोलूँ तो आपको 1/, यहाँ पर h, और साथ में क्या लिखना है यहाँ पे n फैक्टोरियल कर देना है पूरा कंप्लीट, तो n फैक्टोरियल कर देना, z डिस्टिंग्विशेबल यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल लगा दोगे तो ये बन जाएगा किसके लिए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, जहाँ पर आप बता नहीं सकते पार्टिकल का कि ये कैसे डिफरेंट है कि सेम। यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल कैसे अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स में आप बता नहीं सकते, यहाँ पर सेम नेचर का पार्टिकल्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता सका हूँ आपको, आप यहाँ पर भेद नहीं कर सकते हो, ठीक है। अविभेदित पार्टिकल्स होते हैं ये अपने पास। तो ये आपके पास हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा अटपटा तो लग रहा होगा आपको, एक बार क्लास दोबारा देख लेना, ठीक है, 2 बार देख लेना, इसको समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो मेन फोकस था हमारा क्वेश्चंस का, मेन फोकस तो हमारा क्वेश्चंस पे है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन से याद देखो, कंसीडर टू एनर्जी, कंसीडर टू एनर्जी जो कि आपकी दे रखी है नॉन डीजनरेट लेवल्स, ओके, एंड
two particles and two particles find the partition function of the system, ठीक है। अब आपको ये एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि आपको कह रहा है कि टू एनर्जी है, ठीक है, नॉन डिजनरेट लेवल है ये आपके पास, एंड टू पार्टिकल्स हैं आपके पास, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। आपको जो जेड मैंने बताया था वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखोगे तो यहाँ पे आप पार्टिकल्स आर कैसे हैं आपके पास डिस्टिंग्विशेबल है, कैसे हैं आपके पास डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि नॉन डिजनरेट है, स्पिन नहीं है, नॉन डिजनरेट है, ओके सही है, डिस्टिंग्विशेबल आपके पार्टिकल हो गए। तो आप कौन सी यूज करोगे भाई, मैक्सवेल वोल्टेजमान और स्टैटिक्स, यही तो बताया था। कौन सी आप फॉलो करोगे, मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिक, किसके लिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जब आपके पास होते हैं, पार्टिकल आपके पास आइडेंटिकल होते हैं, तो आप मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिक्स यहाँ पर क्या करते हो, फॉलो करते हो। तो आपको जो पार्टीशन फंक्शन जेड मिलेगा वो आपको मिलता है कितना, आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, जी आई नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे नॉन डिजनरेट है, डिजनरेसी यहाँ पे है नहीं है, ये आपका क्या है, पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल बना दूँ एक, और एक आपके पास ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, टू एनर्जी लेवल है आपके पास, और टू एनर्जी लेवल है, और टू पार्टिकल्स हैं आपके पास। दो पार्टिकल्स मैं मान के चलता हूँ कि पार्टिकल्स यहाँ पे लिख लो आप कि पार्टिकल्स आपके पास क्या है, पार्टिकल्स आपके पास है ए और बी, ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को अरेंजमेंट करोगे तो यहाँ पे ए बी एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार ए बी यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक बार ए यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक बी यहाँ पे आ जाएगा, या इसका अपोजिट भी हो जाएगा, एक ए यहाँ पे एक यहाँ भी, क्योंकि आप डिस्टिंग्विशेबल में क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि पार्टिकल्स मतलब आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो, इनका अलग अलग पार्टिकल्स हैं आपके पास में, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन ये आ गई, एक दो, एक ये तरीका हो गया, और एक नंबर ऑफ वे ये हो गया भरने का तरीका, ठीक है। यही थी आपके पास, यहाँ पर जीरो थी, ये एप्सिलॉन थी, ये एनर्जी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, जीरो और ई, ठीक है, कर सकते हो ना ये कॉम्बिनेशन। ये अब देखो कितनी आ गई, एक दो तीन चार, चार, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे इसको मैं कर देता हूँ रफ यहाँ से, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पास एनर्जी वन की, ई वन की मैं बात करूँ तो वो आपको कैसी मिलेगी। यहाँ पर देखो दो पार्टिकल्स हैं, किस में है, जीरो में है, टोटल एनर्जी ऐसे ज्ञात करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, जीरो, तो बराबर जीरो। ई2 की मैं बात करूँ, ई2 की मैं बात करूँ, इसमें ए बी देखो सेम वाले, किस में है, एप्सिलॉन एनर्जी, तो यहाँ पे 2 और कैसी है एप्सिलॉन, तो ये कैसी मिल जाएगी आपको 2 एप्सिलॉन। E3 की मैं बात करूँ, E3 कैसे याद करोगे एनर्जी, इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करो, ए बी, एक तो जीरो में है तो आपको ये लिखना है, पहला तो आपको कैसा है, पार्टिकल जीरो में है, प्लस दूसरा पार्टिकल आपका किस में है, दूसरा आपका इसमें है एप्सिलॉन में, तो दूसरा है आपका एप्सिलॉन में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिलेगा खाली, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है E4 आपका लास्ट का, ये वाला देख लो ए बी, तो बी वाला तो जीरो में है, ये वाला ए में है, तो एक तो ये तो वाला आपको क्या मिला था, ये तो आपको एप्सिलॉन मिला, और प्लस यहाँ पर दूसरा वाला किस में है, जीरो में है, तो यहाँ से भी एप्सिलॉन आपको एनर्जी मिली। तो डिजनरेसी देखो यहाँ पर क्या मिली है, एप्सिलॉन ये मिली है, ठीक है, डिजनरेसी हो रही है। तो E1 यहाँ पर क्या मिला है, E1 मिला है जीरो, E1 क्या मिला है, जीरो, जिसके लिए जो G1 है डिजनरेसी हो रही है वो कितनी है, एक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो और थोड़ी है, एक ही तो है जीरो। तो यहाँ पर देखो E2 के लिए क्या मिलेगी एनर्जी, E2 के लिए मैं मान के चलता हूँ एप्सिलॉन, सॉरी ये 2 एप्सिलॉन, नहीं इसको मत मानो, ये अलग हो गया ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गई, एप्सिलॉन, और इसके लिए डिजनरेसी कितनी है, G2, इसके लिए डिजनरेसी आपके पास है 2 एप्सिलॉन, सॉरी
2 है, और E3 आपके पास कितनी है, या आप 2 एप्सिलॉन। इसके लिए G3 कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे ना, ये मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक, ये मैंने कंप्लीट आपको एनर्जी का ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बंद कह देना आप। ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे E1 E1 ऐसा सेम सेम सा लगेगा आपको। ठीक है, इसको सेम सेम मत मान लेना, यहाँ पर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4। ठीक है, इस टाइप से एनर्जी, यहाँ पर E1 E2 E3, इस तरीके से ये आपके आ गए नंबर ऑफ एनर्जी हो गई। ये डीजनरेसी होगी, कितनी बार इनकी डीजनरेसी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जेड बराबर क्या होता है, समेशन GI और एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI, याद है ना। ठीक है, अब देखो आपको पता है जेड बराबर क्या होता है आपका, जो है आपका यहाँ पे कि ये तो है समेशन GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, यही तो होता है। तो यहाँ से अब देखो जेड बराबर, सबसे पहले मैं किसके लिए मान लूँ, E1 के लिए। तो यहाँ पे देखो G1 पहले लिख लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1, इसको ओपन कर लेता हूँ, 3 बार होगा ना। G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, ओके, प्लस G3 और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3। गलत करने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। अब देखो G1 की जगह 1 रखो, E1 की जगह 0। जेड बराबर पार्टीशन फंक्शन क्या मिलेगा, G1 की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 0, प्लस G2 की जगह 2 रखो, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, E2 की जगह देखो कितना है, E2 की जगह है एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन आएगा, प्लस G3 की जगह कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E3 की जगह आप क्या करोगे, 2 एप्सिलॉन, यही तो रखोगे। तो आपको कंप्लीट जेड क्या मिला, पार्टीशन फंक्शन, यहाँ से तो मिलेगा आपको 0, ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल 0, ये भी 1 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा 1, प्लस ये आपको मिलेगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, और प्लस ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन है ना, तो 2 बीटा एप्सिलॉन, इसको कर दो आप 2 माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ये आपको मिल गया पार्टीशन फंक्शन 1 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, ये आपका आंसर है। ठीक है, कर दिया जी, आपका हो गया ना। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपको करना था एग्जाम में। ठीक है, ये आप इसमें ऐसा मत करना, नॉन रीजनरेट बोला था उसने, तो एनर्जी तो रिपीटेशन हो रही थी ना, तो उसके लिए आप रीजनरेट केस वाला फॉर्मूला तो यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं फॉर सिंगल पार्टिकल। अब देखो, आप सिंगल पार्टिकल के लिए देख लो, सिंगल पार्टिकल मतलब एक ही पार्टिकल हो आपके पास में, वो सिंगल पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ओनली पार्टिकल ए की बात करूँ, सिंगल पार्टिकल जैसे कि ए है आपके पास, लेवल आप बना दो, यहाँ पे क्या है 0 है, ये क्या है एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक पार्टिकल ए यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है, इसको हटाओ, या आप इसको ए यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। इसके लिए यदि मैं एप्सिलॉन 1 की बात करूँ तो कितना मिलेगा आपको, 0 और क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर तो ये मिल गया आपको 0, और एप्सिलॉन 2 आप याद करोगे तो यहाँ मिलेगा एप्सिलॉन, और क्या मिलेगा यहाँ पे एक यहाँ पर है पार्टिकल, ये 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1 डॉट एप्सिलॉन कर रहे हो ना इसको, 1 डॉट एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन, यही मिलेगा ना। तो जेड बराबर यहाँ से आप याद करोगे, जेड जो पार्टीशन फंक्शन है वो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डीजनरेसी तो कोई यही नहीं है, तो इसके लिए G1 कितना है 1 है, इसके लिए G2 कितना है 1 है, E1 कितना है 0 है, E2 कितना है एप्सिलॉन है, ये कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और ये कितना आएगा एप्सिलॉन, बीटा ई कितना है यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ तो 0 कर लो, और प्लस
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और दूसरा क्या है एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये तो आ गया 1 और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और एप्सिलॉन, ये आपका हो गया पार्टीशन फंक्शन। कर पाओगे ना, ये हो गया। अब यदि मैं सिस्टम के लिए, पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करूँ, यदि जेड, ये तो ओनली पर्टिकुलर एक इसके लिए हो गया, और कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करूँ, यदि यहाँ पे आपको दे दे सिस्टम दे दे, तो सिस्टम के लिए जो Z1 है आपका, उसकी पावर आप कर सकते हो n, ये होता है Z1 आप निकालो, उसका पावर ऑफ n कर दो, तो कंप्लीट सिस्टम के लिए आप कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे Z, यहाँ पे सिस्टम की बात करता हूँ, Z सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा, जो ये आया है आपका Z1, ये क्या आया आपका Z1 ही तो आया ये Z1, तो इसकी पावर n कर दो आप, क्या मिलेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, और इसकी पावर आपको कर दो n। ठीक है, ये पूरे किसके लिए हो गया, सिस्टम के लिए हो गया। ठीक, और n यहाँ पर कितना है 1 2, n कितना है 2 ही तो है यहाँ पे स्टेट आपके पास, तो इसके लिए 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दूँ 2 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 1, ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, और प्लस में क्या बनेगा, एक वो बन जाएगा 2 बीटा, एक बन जाएगा प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये बन गया। ठीक है, कर लोगे ना, ऑल स्क्वायर खोल लेना, ये आ जाएगा। ये जेड पूरे सिस्टम के लिए हो गया। यदि Z1 यहाँ से ज्ञात कर लो, फिर पूरे सिस्टम के लिए ज्ञात कर लो। ठीक है, सेकंड और मैं पार्टीशन फंक्शन दूसरा बोस आइंस्टीन के लिए देख लें। यह तो आपने कर लिया मैक्सवेल बोल्टेजमान स्टैटिक्स के लिए। जब आपका कैसा है डिस्टिंग्विशेबल कैसे हैं, पार्टिकल्स हैं सॉरी, समझ में तो आ रहा है ना। अभी तक हमने क्या किया है, कुछ ही नहीं किया। क्या किया, कुछ नहीं किया। ओनली हमने जेड के बारे में बताया था, जो पार्टीशन फंक्शन होता है, उस पार्टीशन फंक्शन से हमने क्या ज्ञात किया था, जब मैक्सवेल बोल्टेजमान स्टैटिक्स में आपके पास पार्टिकल कैसे हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, या आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जिनमें कि आप डिफरेंस बता सकते हो, तो उनमें मैंने रिलेशन बताया था कि पार्टीशन फंक्शन आप या तो आप डिजनरेट केस के लिए ज्ञात कर सकते हो, या आप नॉन डिजनरेट केस के लिए ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बातें हुई थी। बर्नी की जो फिलिंग थी, जो कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिए थे, वो डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रखना था, याद आपको यही रखना था कि प्रोबेबिलिटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI के, ये आपको याद ही रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आया था A, और उस A को हमने ज्ञात किया था। उसके बाद आपको ये प्रोबेबिलिटी PI आपको ऐसा मिला था कि P समेशन PI जो कि आपकी होती है P, ये क्या होती है आपकी 1, यही तो हमने किया था। उसके बाद जो आया था आपके पास पार्टीशन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और समेशन में क्या आया था I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में आया था, इसी को हमने पार्टीशन फंक्शन बोला था। और इस पार्टीशन फंक्शन को मैंने बता दिया आपको डीपली। ठीक है, आप इसको लेक्चर्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना। अब मैं बात करूँगा मैक्सवेल के लिए, आपने देख लिया। सेकंड में बात करूँ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिकल में हम देखते हैं कि पार्टीशन फंक्शन, इसमें हम क्या देखते हैं, पार्टीशन फंक्शन देखते हैं इसमें। तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, जेड होता है, जिसको आप संवितरण फलन करते हो। तो ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 2 एनर्जी लेवल ले लेता हूँ। ये 0, ये क्या है आपका एप्सिलॉन। जैसे कि आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास, पार्टिकल्स हैं आपके पास कितने, 2 पार्टिकल्स के लिए देख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स, जैसे कि आप तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ क्या रहेगा इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, जहाँ पर आप डिफरेंस नहीं बता सकते पार्टिकल्स में, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप यूज करते हो क्या, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो पार्टिकल या तो A इसमें होगा, या A इसमें होगा, या A और A इसमें होगा, यही 3 कंडीशन बनेगी ना, और कोई कंडीशन इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो 1, ये 2 और एक ये 3। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेक्चर्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना प्रीवियस वालों को। तो यहाँ से देखिए आप, यदि E1 की मैं बात करूँ तो ये क्या मिलेगी 0, E2 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पहला ये A इसमें है तो 0, यहाँ पर 2 पार्टिकल ये रहे, और क्या है एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास
2 एप्सिलॉन, और E3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 और ये एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन यही मिलेगा बस। ठीक है, तो Z बराबर आपको ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए G1 क्या है, एक एक है सबके लिए क्योंकि अलग अलग है सभी। तो Z क्या है, डिजनरेसी हो नहीं रही है, तो Z बराबर हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, पहला लिख लो 0 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन लिख लो, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, यहाँ पे आप एप्सिलॉन लिख दो। ठीक है, अब देखो आप आगे, तो यहाँ पे तो ये तो आपको 1 मिलेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन, ये 2 एप्सिलॉन कर लो इसको माइनस, और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये आपका हो गया, यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट है आपका फर्मी ड्राक के लिए, बस उसके बाद ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक फर्मी के लिए और देख लो, ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, फर्मी वाले और बोस वाले तो ठीक है, बस वो स्पिन का अंतर होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उसके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका तीसरा, देख लो जो आपका है फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इसमें देख लो, इसमें आप पार्टीशन फंक्शन देखोगे, इसमें आप पार्टीशन फंक्शन देखोगे, तो पार्टीशन फंक्शन इसमें देखोगे आप फर्मी ड्राक में, तो यहाँ पे देखो या तो पार्टिकल इसमें हो सकता है या पार्टिकल इसमें हो सकता है, इस वाले लेवल में, इन दो में हो सकता है पार्टिकल्स, फाई कोई फंक्शन है। तो Z बराबर आप करोगे तो यहाँ पे ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ये 0 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और या इसमें हो सकता है एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर 0 कह लो, इसको एप्सिलॉन कह लो। ठीक है, ऐसा ही है ना, एक सिंगल पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि E1 के लिए तो आपको 0 मिल गया और E2 के लिए क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका Z बराबर क्या मिल गया, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, हो गया कंप्लीट। ये आपने किसके लिए कर दिया, फर्मी ड्राक के लिए। इसके लिए भी जो पार्टिकल्स होता है वो आइडेंटिकल होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, जिनमें कि आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो, और कैसा होता है ये, और इसके लिए स्पिन भी होती है। स्पिन कैसी होती है, इसके लिए हाफ इंटीजर में होती है, 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, बोस के लिए, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जब यूज़ करते हो उसके लिए पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और उनके लिए जो 0 होती है वो कैसी होती है, 0 स्पिन। ठीक है, और नेक्स्ट तो उसके लिए आप उसके लिए खाली इंटीजर होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मैक्सवेल के लिए तो आपने पता ही है, डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए पार्टिकल्स। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक लेक्चर सीरीज। मैं थोड़ा वीडियो को देख लेता हूँ, ज़्यादा लेंथ नहीं रही तो देखते हैं इसको। 42 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, लेक्चर ये आपका हो चुका है कंप्लीट, और इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ 1-2 मिनट में। ठीक है, आज आपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैनोनिकल एनसेम्बल्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें N, B और क्या है आपके पास T, ये कैसा रहता है आपके पास, फिक्स रहता है। ठीक है, और जहाँ आपका एनर्जी होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इसकी वजह से आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पर चेंज होता है, ये क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें संतुलन की अवस्था होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी बताया था, ये आपको याद रखना है। PI जो है वो प्रोपोर्शनलिटी है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI से। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, यदि मैं P करूँगा तो समेशन यहाँ पर I कर दूँ PI, तो ये भी आपको 1 के बराबर मिलेगा। यहाँ से आपको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो आप A कर सकते हो, और जो A आपको मिला था मैंने कंप्लीट आपको बताया था, वो आया था 1 समेशन I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये आपको मिला था। ठीक है, और Z आपको जो पार्टीशन फंक्शन है वो कितना मिला था, समेशन I यहाँ पर GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ठीक है, ये मिला था आपको पार्टीशन फंक्शन, जिसको संवितरण फलन कहते हो। यहाँ GI क्या है, डिजनरेसी है, यहाँ GI जो है वो क्या है, डिजनरेसी। ठीक है, यदि GI बराबर, यदि आपको 1 मिल जाए, GI बराबर 1 हो, तो ये किसके लिए होता है, नॉन डिजनरेट। और यदि GI आपको क्या मिल जाए,
वन से अलग मिल जाए, 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसा मिल जाए, तो ये क्या होता है आपका डीजनरेट के लिए होता है, ठीक है, यहाँ पर डीजनरेट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन फंक्शन के बारे में बताया था, जेड बराबर ये होता है, यदि आप डिस्टिंग्विशेबल के लिए बात करते हो तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये जेड डिस्टिंग्विशेबल के लिए 1/h की पावर यहाँ पर f थी, इंटीग्रेशन था एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h था, और सॉरी ये बनाओ एक्सपोनेंशियल बीटा h था, और यहाँ पर था d डबल इंटीग्रेशन आएगा डी एफ यहाँ पर q और डी एफ p, ये मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि 1D के लिए करोगे तो ऐप क्या है, डायमेंशन है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx और dpx आ जाएगा। उसके लिए 2 की बात करोगे 2 डायमेंशन के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx dy आ जाएगा, dpx dpy आ जाएगा। और 3 के लिए डायमेंशन के लिए करोगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा dx dy dz dpx dpy dpz हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए यदि बात करूँ मैं इंडिस्टिंग्विशेबल की, यदि मैंने इंडिस्टिंग्विशेबल याद करना है आपको, तो उसके लिए z जो डिस्टिंग्विशेबल आपको मिला है उसमें आप n फैक्टोरियल का डिवाइड लगा दोगे तो आपको इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए पार्टीशन फंक्शन जो आपका संवितरण फलन होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिए थे आपके 2 और वो क्वेश्चन मैंने बताए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर्स कंप्लीट हुआ, और यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे और फर्दर बात करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।